चैप्टर चालू होने से पहले हम लोग बढ़िया से यार, ठीक है, चैप्टर चालू होने से पहले हम लोग उसके नाम का मतलब समझते हैं। कौन बताएगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन को रिएक्शन होता है जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा केमिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो देखो कुछ बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, उससे समझ में आ जाएगा हमें केमिकल रिएक्शन का। अच्छा एक काम करते हैं, इससे पहले ना हम लोग केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज समझ लेते हैं, केमिकल रिएक्शन फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज केमिकल चेंज? केमिकल चेंज आर दोज चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। जैसे दूध का दही बनना, ठीक है, आलू लिया, मसाले लिए, पानी लिया, टमाटर काटा, प्याज काटा, सब्जी बना दी। क्या उस सब्जी से दोबारा आलू प्याज टमाटर मिल जाएगा? एग्जैक्ट वैसे ही जैसा हमने स्टार्टिंग में डाला था, और सारे कैसे भी नहीं मिलने वाले। क्लियर है? तो केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें एक नया सब्सटेंस बनता है और आप अपने नए सब्सटेंस से दोबारा से पुराना सब्सटेंस रीगेन नहीं कर सकते। ये दूध का दही बन जाना, दही का दूध बना लो, नहीं बन सकता। क्लियर है? सो दीज आर द केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करें तो फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल में नया बन रहा था, फिजिकल में नया नहीं बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेपर है अपने पास, ठीक है, इस पेपर पर मैंने क्या किया, इस पेपर का ये हिस्सा मैंने फाड़ दिया, ठीक है। बताओ ये क्या है? कागज। और ये क्या है? कागज। आया समझ में? कोई नया सब्सटेंस बना क्या? आंसर है नहीं बना। ये भी कागज है, ये भी कागज है, ये भी पेपर है, ये भी पेपर है, तो नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा। सिर्फ चेंजेस किस में आए हैं? तो आंसर है चेंजेस इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में आए। सर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो भी आप देख के समझ सकते हो ना, जैसे आप देख के किसी भी इंसान को देख के बता सकते हो कि यार इसकी हाइट ऐसी है, इसका कलर ऐसा है, इसका साइज ऐसा है, ये मोटा है, पतला, इस टाइप से मतलब आप जो भी आप फिजिकल अपीयरेंस बता सकते हो किसी भी इंसान का, सो दैट इज नोन एज फिजिकल अपीयरेंस। तो चेंजेस में अगर हम बात करें तो चेंजेस में फिजिकल चेंजेस, सर इधर देख लो, मतलब कैमरे में देख रहे हो, अच्छा रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो रिकॉर्डिंग में ज़्यादा मजा आ रहा है, साक्षात तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, मजा नहीं आ रहा तुम्हें। 3 मिनट 17 सेकंड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आता है। कलर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है, शेप और साइज चेंज हो सकता है, बट नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? सो दीज आर फिजिकल चेंजेस। अच्छा कागज का जलना, फाड़ना तो समझ लिया हमने कि फाड़ना एक फिजिकल चेंज है, जलना केमिकल। क्यों? क्योंकि उससे राख प्रोड्यूस होती है। तो राख को पानी में डालो, घोल बना के सफ़ेद कलर डाल के दोबारा पेपर बना लो। ये नया तरीका है अपने, ये नया तरीका है। तो कहने का मतलब है आप राख से दोबारा पेपर नहीं बना पाओगे। सर राख को सब पानी डालने के दिस बाद- इज केमिकल चेंज, है ना। दिस इज क्या है? केमिकल चेंज। आया समझ में? फिजिकल केमिकल चेंज। अब सर केमिकल रिएक्शन क्या है? ज्ञान की बात है तो देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या वो तो बता दो। तो आंसर है जो भी हम केमिकल चेंजेस देख रहे थे ना, वो जिस प्रोसेस के थ्रू जाके हो रहे थे, केमिकल चेंजेस हमने जो भी पढ़े, दूध का दही बनना, पेज का जलाने के बाद राख बन जाना, आलू टमाटर सब्जी कढ़ाई में डाल के आग लगा के सब्जी बन जाना, तो ये जितनी भी चीज़ें हमने देखी थी, ये जिस प्रोसेस के थ्रू होके पास हो रहे थे, दैट प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। दैट प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत? अब इस केमिकल रिएक्शन को जब हम इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मैथ में करते हैं, LHS इक्वल टू RHS, सेम ऐसे इसमें भी हम करेंगे। अब LHS और RHS इक्वल इक्वेशन वाइज नहीं होगा, नंबर ऑफ एटम्स के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जरूर होगा। क्लियर? वो हम आगे देखेंगे। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल चेंजेस जिन प्रोसेस से होके गुजरते हैं, जिनमें हम कुछ सब्सटेंसेस लेते हैं, उनको मिक्स कराते हैं, और मिक्स होने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। चेंज को बोलेंगे केमिकल चेंज, जिस प्रोसेस के थ्रू होके गुजर रहा है उसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत आता है? और इस केमिकल रिएक्शन को जब हम पढ़ने के लिए अपनी कॉपी किताबों में लिखते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका होता है, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी बात कर सकते हैं हम, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन करके स्टेप से, ठीक है, बैरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, इस तरीके से।
तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? सो दिस इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एनी डाउट? ठीक है, एनी डाउट? चलो आगे बढ़े। तो चैप्टर का मतलब तो हमें समझ में आ गया, ये। अब देखो केमिकल रिएक्शन में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो मैथ में हमने क्या पढ़ा था? मैथ में हम क्या पढ़ते हैं? हाउ टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन। यू जस्ट टेक LHS साइड एंड RHS साइड, और इनके बीच में क्या साइन होता है? इक्वल्स टू का। इसी को तो एक इक्वेशन बोलते हैं। साइंस में पैटर्न एक ही है, बस थोड़ा रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो गया। LHS बन जाता है रिएक्टेंट साइड। क्या बन जाता है? रिएक्टेंट साइड। इक्वल्स टू के लिए हम एरो बनाते हैं, और RHS बन जाता है हमारा प्रोडक्ट साइड। अब सर ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, तो देखो कौन बताएगा रिएक्टेंट? सर जिससे रिएक्ट होता है। जिससे रिएक्ट होता है मतलब? सर जैसे वो दो एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सर वो रिएक्टेंट। सर वो जो बनाएंगे प्रोडक्ट H2O, सर हो गया वो प्रोडक्ट। वेरी गुड। तुमने टोपी क्यों उठाई थी उसकी, पहले ये बताओ है? सर घर पे, सर मैंने अपनी इधर पे रखी थी। हाँ, सर मैं वो उल्टी पड़ी थी, सर मैंने ध्यान नहीं दिया कि सर मेरी है कि नहीं, और सर मेरी उधर पे रखी थी। अच्छा अच्छा। इसलिए तुमने उसकी टोपी उठा के पहन ली? सर मैं ध्यान नहीं दिया मतलब तुम्हें था। ध्यान नहीं था इसलिए तुमने उठा के पहन ली। हाँ सर। ठीक है। सो व्हाट इज रिएक्टेंट? रिएक्टेंट हम उन साइड्स को बोलते हैं, या उस वाली जगह को बोलेंगे जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में क्या हो रही हूँ? रिएक्ट, कंबाइन हो रही है ना, आपस में क्या हो रही हूँ? रिएक्ट। फॉर एग्जाम्पल जब हम सब्जी बना रहे थे, सब्जी बनाते समय रिएक्टेंट कौन कौन था? आलू और काला और अबे बता दो बिल्कुल, ये धीरे धीरे मैं और बोलूँगा तभी तुम बताओगे। एक साथ बताओ। पनीर। हाँ बेटा, ये आलू पनीर कौन खाता है बे? आलू पनीर खाते तो? नहीं सर अभी ऐसे, सर पहले अलग सब्जी, सर अभी अलग सब्जी। अच्छा, तुम पनीर की खा रहे हो, पहले आलू की खा रहे हो, तुम पनीर की खा रहे हो। तुम बिल्कुल ही फ्लो में आ रहा था एकदम है। मैं सब्जी बनाने के लिए बोला तो तुम पनीर पे चले गए। तो आलू, मटर, टमाटर और जो भी आपका पानी, मसाले वगैरह, सो दीज आर द रिएक्टेंट्स। दीज आर द रिएक्टेंट। अब उसको नीचे से आग दिया, 5, 10, 15 मिनट, अब जो भी है आग देते हैं। अपन को तो पता नहीं, अपन तो बनाएंगे, मैगी से ज़्यादा कुछ आता नहीं है। मैगी इसलिए आती है क्योंकि वो अपने आप बन जाती है ना। तो आग दिया 5, 10, 15 मिनट बाद जो अब तुम्हारी कढ़ाई में तैयार हुआ है ना, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। वो क्या है? उसका जो टेस्ट है, ना तो वो सिर्फ आलू जैसा आएगा, ना वो टमाटर जैसा सिर्फ आएगा, ना वो तुम्हारा किसी और जैसा, ना वो किसी का और जैसा, वो सबका मिक्सअप आएगा। वो सबका क्या आएगा? तो वो जो कढ़ाई में जो तैयार हुआ है, जिसको तुम रोटी में खाओगे, वो है आपका प्रोडक्ट। वो क्या है आपका प्रोडक्ट? रिएक्टेंट क्या था? रिएक्टेंट में था आलू, मटर, टमाटर, जो भी आपका मसाले वगैरह, दीज आर रिएक्टेंट। तो केमिस्ट्री में जिन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम आपस में रिएक्ट कराते हैं, वो बन जाता है हमारा रिएक्टेंट। क्या बन जाता है? उनको रिएक्ट कराने के बाद जो रिजल्ट तैयार होता है, वो बन जाता है क्या हमारा? वो बन जाता है प्रोडक्ट। अब सर ये एरो का मतलब क्या है? एरो का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो एरो हमें डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन बताएगा कि आपको इस इक्वेशन को रीड कैसे करना है। आपको इस इक्वेशन को रीड कैसे करना है। सब्जी बनाने का तरीका क्या है? बनी बनाई सब्जी में आलू प्याज ढूंढना, या आलू प्याज लेके सब्जी बनाना? आलू प्याज लेके सब्जी बनाना ना। यानी अगर मैं यहाँ पे आलू प्लस टमाटर प्लस लहसुन ये सब रख दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्जी। यहाँ क्या लिख दिया? सब्जी। और यहाँ लिख दिया मैंने आलू, ठीक है, अनियन, टमाटर, ये सब मैंने लिख दिया, और मैंने ऐसे एरो लगा दिया। अब इसका मतलब क्या है? क्या हमारी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुई थी? क्या हमारी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुई थी? आंसर है यस। तो ये बताता है एरो कि आपको यहाँ से चलना है, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो एरो का मतलब क्या हुआ? एरो टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन।
उस डायरेक्शन के बारे में जिस डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट। क्या होगी? कंप्लीट। यानी ऐसा लिखने से हमें समझ में आ जाता है कि आलू प्याज टमाटर डालने से क्या बनता है? आया समझ में? तो व्हाट इज एरो? एरो टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन इन विच रिएक्शन इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। क्लियर है? जिस डायरेक्शन में रिएक्शन कंप्लीट होने जा रही है उसके बारे में बताता है हमें। कोई दिक्कत? सर ऊपर नीचे भी हो सकती है। कैसे? सर ये ऊपर नीचे रिएक्शन मैं यार वो है ना डायरेक्शन। थोड़ा बड़ा यार है, ऐसे नहीं, जरा वैसे ले चलो गाड़ी, ऐसे तो मजा नहीं आ रहा यार। अबे ऊपर नीचे लिख लो, क्या हो जाएगा उससे? ये लो, यहाँ लिख दिया मैंने आलू, यहाँ लिख दिया मैंने टमाटर, यहाँ लिख दिया मैंने सब्जी। ये बन गई सब्जी अपनी। अबे सब्जी तो अभी बन रही है, सब्जी तो अभी बन रही है ना अपनी। तुम कढ़ाई को यहाँ रखो या कढ़ाई को 2 फुट ऊपर रखो, सब्जी क्या अलग बन जाएगी? आलू के साथ पनीर आएगा उसमें, आलू डाला है तो आलू आएगा ना, फिर क्या दिक्कत है? ये कैसा क्वेश्चन था तुम्हारा? सर मैं ये कह रहा था हाँ, कि सर ये सर पहले एरो ऐसे जाए फिर सर ऊपर को कर दें। पहले एरो सर पहले ऐसे जाए फिर ऊपर ऐसे। करें। हाँ छे यार, ये लड़का है, बड़ी दिक्कत है यार इसके साथ। अब तुम्हें गाड़ी चलानी है, ऐसे जाओगे फिर तुम ऐसे, फिर बोला सर ऐसे क्यों नहीं आ रहे, फिर सर घूम के आके ऐसे क्यों नहीं हो जा रहे? सर डायरेक्शन तो सर कोई भी होता है ना। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, देखो एरो पहली बात एक ही लगेगा। अब तुम्हें बिल्कुल ही खाली बैठे हुए हो तो कर लो आलू प्लस टमाटर। ठीक है, फिर मैं ऐसे जाऊंगा, फिर मैं ऐसे अरे कल खाली बैठा अगला बंदा, टाइम है नहीं उसके पास, पेपर में आ नहीं रहा उसको कुछ और बता, ऐसे भी चलना है? नहीं बता सर, मानते हो यार तुम्हें, चलो फिर ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? तुम यही खेलना पूरे दिन, तुम सब्जी बनाओ बढ़िया ना, आलू प्लस टमाटर और ये बन गया सब्जी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सर ने कहा है ऐसे भी हो जाए। उनको ऐसा समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने बोला कि मैं अगर ऐसे जाऊँ फिर ऐसे घूम के ऐसे 2-3 बार चक्कर मारो तो शायद सब्जी अलग बन जाए आलू की, है ना? बड़े मजा आ रहे हैं। चलो कोई दिक्कत? So this is reaction, or sorry, this is chemical reaction और basic representation। बहुत चीजें आती हैं इसमें, बहुत चीजें आती हैं, ठीक है? But this is the basic representation of how to represent a chemical equation। So this is LHS is reactant side and this RHS is product side। Arrow tells us about the direction। जिस डायरेक्शन में रिएक्शन क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है। जिस डायरेक्शन में रिएक्शन क्या हो रही है? कंप्लीट। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो सर, ये प्लस प्लस बार बार लग रहा है, इसका मतलब क्या है? सब सारी चीजों का मतलब समझना है ना। प्लस का मतलब क्या है? ऐड। सिंपल, आलू प्लस ऑनियन प्लस प्याज, बताओ, और टमाटर प्लस टमाटर, थोड़ा सा पानी, तेल थोड़ा तेल, धनिया, मसाले, ये सब हमने डाला। तो इसका मतलब है प्लस कि ये 3-4 चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। 3-4 चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं? ऐड। तो ये प्लस है। सर माइनस भी लगता है क्या? अब तुम बोले सर मल्टीप्लाई भी लगता है क्या? अब तो मैथ बना दो इसको फिर पूरा, तो आंसर माइनस माइनस नहीं लगेगा, प्लस लगेगा। कोई दिक्कत? चलो अब देखो, इसके बाद किसी भी रिएक्शन को एक सर इसका एक जनरल एक फर्जी एग्जांपल तो बहुत सारे हो गए, एक नॉर्मल बढ़िया सा एग्जांपल दे दो। C+O2 gives CO। So this is your carbon, this is your oxygen and this will gives you carbon dioxide। अब देखो, ये तो मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि मुझे मालूम है कार्बन और ऑक्सीजन के सिंबल क्या होते हैं, बट ये ऐसे भी लिखा जा सकता था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वर्ड्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट ये बहुत छोटी इक्वेशन है। ये समझ लो सबसे छोटी इक्वेशन है ये। हमारे पास ऐसी ऐसी रिएक्शंस आ जाएंगी, सोडियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, इतना सारा लंबा चौड़ा लिखने को आ जाएगा, एक एक 2-2 3-3 लाइनें भरेंगे, तो इतना टाइम हमारे पास तो नहीं। तो हम लोगों ने 9th क्लास में इनके सिंबल समझ के रखे थे,
पढ़े थे ना इनके सिंबल्स। बड़े से कार्बन को C से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से करते हैं, ठीक है। तो हम इनको इनके सिंबल्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। एंड कार्बन विल बिकम C एंड ऑक्सीजन विल बिकम O2 एंड दिस विल गिव यू। तो ये एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन हो गया केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत? चलो अब देखो इसके ऊपर ना एक और चीज लिखी होती है, अगर तुम लोग देखोगे थोड़ा पेज पलट के, एरो के ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा होता है, ध्यान से देखते हो। ये देखो नहीं लगा लिखा है, हाँ। पेज नंबर सर, ये 3 पेज नंबर 3 सर 2 में भी ये 3 में भी Mg+O2 सर, ये फिर Mg लिखते हैं लिखा है। अबे एरो के ऊपर पूछ रहा हूँ मैं, अगर सर ऐसा पर कौन दिया तो मेरे बुक में क्यों नहीं मिल रहा है मेरे को? पेज नंबर 5 सर। सर ये देखो ना सर, बुक में यार ये लड़का यार बिल्कुल फर्जी है यार, ये मैं इसको थोड़ा बहुत समझता था यार। एरो के ऊपर कहाँ लिखा है? सर आप ये तो कह रहे हो कि एरो के ऊपर भी कुछ लिखा रहता है। कहाँ लिखा है मुझे दिखाना है यार। तो सर ये वही जो तो एरो बोल है, रहा हूँ इसके कि ऊपर नहीं कहाँ लिखा है? लिखा। तो सर वही तो बोल रहा हूँ कि नहीं लिखा। यार ये बढ़ जाएगा ये, तुम्हारी मार बेटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहिए मेरे को। सर ये तो बोला कि सर नहीं लिखा। तो मैं बोल रहा हूँ लिखा हुआ ढूंढो। सर लिखा हुआ। सर ये लिखा है पेज नंबर सर 5। हाँ पेज नंबर 5 पे देखो, सनलाइट क्लोरोफिल। तुम यार बिल्कुल ही यार तुम्हें है क्या सुबह क्या ले रहे हो तुम आजकल? सुबह की का अभी कुछ नहीं चल रहा है, पानी पानी के साथ मिला के ले रहे हो? नहीं सर, फिर? पानी। दिक्कत है यार, हमारी महाशिवरात्रि पर ही भाग उतरी नहीं है, मेरे को लग रहा है। सर मैंने इतने नहीं हो? हाँ सर। तो देखो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अरे यार ये इसने दिल खुश कर दिया। बर्थडे आज तुम्हारा? कल था यार, भगवान तुम्हारा बर्थडे साल में 4-5 बार है। और ऐसी चॉकलेट की वर्षा करते रहो हमारे ऊपर। थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे। सीखो कुछ। तो सर मैंने भी दिया था। मैं दी थी? हाँ सर। कौन सी दी तुमने? सेलिब्रेशन। नमन मैंने तो दी थी, मैंने तो सबसे पहले दी थी, इन सबने तो बाद में दी। तुम सीख लो, बड़े हो रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बच्चे दे के आ रहे हैं चॉकलेट। दी तो नहीं सर, तुमने नहीं दी थी? दस वाली। सीधे मैंने चलो वेरी गुड। तो 80 + O2 gives CO। ध्यान से देखो इनके एरो के ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा है। कभी सनलाइट लिखा होता है, कभी हीट लिखा होता है, कभी पोटेशियम पर मैग्नेट लिखा होता है, कभी कुछ लिखा होता है, कभी कुछ लिखा होता है। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं क्या है? कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। ठीक है, सर लिखना जरूरी होता है। सुन तो गए यार तुम्हें यार, बिल्कुल ही तुम्हें यार चैन नहीं है। अब देखो ये होता क्या है? कैटलिस्ट उन सब्सटेंसेस या उन कंपाउंड या उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं जो रिएक्शन को कंप्लीट कराने में हेल्प करते हैं। अब देखो बहुत सी बुक में लिखा रहता है कि ये रिएक्शन को फास्ट कराते हैं। 90-95% केसेस में हम कैटलिस्ट उन्हीं सब्सटेंसेस को ज़्यादा लेते हैं जो रिएक्शंस को बहुत जल्दी कंप्लीट कराते हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं रस्ट के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। रस्ट मतलब जंग लगना। मैं रस्ट के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। अब मुझे मालूम है रस्ट को लगने में 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल लग सकता है। तो मैं कैसे बैठा रहूँगा यार, रस्ट लगेगी रस्ट लगेगी रस्ट लगेगी करके? नहीं बैठ सकते ना हम लोग। तो अब क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करना चाहता हूँ, उस पर स्टडी करना चाहता हूँ। देन व्हाट आई विल डू, उसको पानी में डाल के रखोगे। तो मैं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस लूँगा जिनको उस रिएक्शन में पुट करने पर वो रिएक्शन कैसे कंप्लीट हो, जल्दी। 1 दिन में हो रही थी तो आधे दिन में हो जाए, 5 घंटे में हो रही थी तो 1 घंटे में हो जाए, 1 मिनट में कंप्लीट हो जाए। आया समझ में? तो ऐसी रिएक्शंस को, जो जल्दी रिएक्शंस कंप्लीट कराने के लिए जो हम सब्सटेंस लेते हैं ना, उन सब्सटेंसेस को कहते हैं कैटलिस्ट। उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। अब ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। बहुत सी रिएक्शंस होती हैं जो विदिन अ सेकंड हो जाती हैं, विदिन अ माइक्रो सेकंड हो जाती हैं। तुम्हें ऑब्जर्व करने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा। तो तुम उन रिएक्शंस में क्या करोगे? ऐसा सब्सटेंस डालोगे जो और तेज कराए या धीरे कराए? धीरे कराए।
धीरे कराए, उसी को डालोगे ना। तो मतलब तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हारी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग तुम जो सब्सटेंस ऐड कर रहे हो किसी केमिकल रिएक्शन में, उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने में उस सब्सटेंस को बोलते हैं कैटलिस्ट। आया समझ में? बहुत सी जगह लिखा हुआ है कि कैटलिस्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को तेज कराने के लिए, जरूरी नहीं है। हाँ, बट ये बहुत जरूरी है कि 90-95% केसेस में तो ऐसे ही होता है। बाकी के जो 2-5-4% बचे वहाँ पे हम कुछ ऐसे कैटलिस्ट भी लेते हैं जो रिएक्शन को धीरे धीरे कंप्लीट कराते हैं। क्लियर हुआ? कैटलिस्ट समझ में आया? चलो अब इसको थोड़ा सा फर्जी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो गर्मी का टाइम वैसे ही है, तो मान लो अपन दीक्षा के घर जा रहे हैं, ठीक है। दीक्षा ने सबको बुलाया, खाने वाने में बुलाया, पानी वानी के लिए, मतलब खाना पानी के लिए बुलाया। अब गर्मी का टाइम, तो दीक्षा पहले आती है, सर चाय पानी, तो बोला गर्मी बहुत है, चाय तो नहीं पानी ले। अब क्योंकि दीक्षा समझदार लड़की है तो वो पानी खाली नहीं लेके आएगी, वो नींबू पानी बना के लाएगी। वो नींबू पानी बना के लाए। यार तुम बिल्कुल ही फ्लो में चलते हो। तुम्हें कोई कहानी सुनाने लग जाओ तो तुम उस कहानी का सबसे, तुम बिल्कुल ही घुस गए एकदम, हैं? ठीक है। तो दीक्षा नींबू पानी बना के लाई। अब देखो क्या होगा, कैटलिस्ट को ध्यान से समझना। अच्छा, एक चीज़ और कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट को हम रिएक्शन में ऐड करते हैं, याद रखना। जैसे मान लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसमें पानी डालने को मान लेते हैं, क्या मत देना किसी के सामने, मान लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन तभी मिलेगा जब हम इसमें 2 बूंद क्या डालेंगे, पानी, तभी मिलके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पानी क्या हो गया, कैटलिस्ट। पानी क्या हो गया, कैटलिस्ट। आया समझ में? क्योंकि पानी के ऐड करने से ही कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा। बट उस पानी का ध्यान से देखो, व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड? इट इज इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट हमने तो वाटर भी ऐड किया था, तो लिक्विड फॉर्म कहाँ चला गया? तो आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया। तो कहने का मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ, जो आप कैटलिस्ट ऐड करते हो ना, उस कैटलिस्ट का प्रेजेंस प्रोडक्ट साइड पे नहीं होता, ये चीज याद रखना। यानी कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन में जाता तो है, रिएक्शन को कंप्लीट भी कराता है, बट रिएक्शन में अपना प्रेजेंस शो नहीं करता। आया समझ में? अब देखो किस तरीके से आप समझ में आया। तो दीक्षा के घर गए थे, तो दीक्षा बढ़िया नींबू पानी बना रही, गर्मी का टाइम है, जाहिर सी बात है ठंडा पानी देगी। अब वो भगाना हो तो वो बात अलग है कि उसको क्या है ना। तो ठंडा पानी इसने लिया, चीनी डाली उसमें, ठीक है। अब मुझे बताओ दीक्षा क्या करेगी, चीनी डाल के चीनी घुलने का वेट करेगी कि चीनी घुलेगी तब मैं जाके सर को दूंगी? वो घोलने लगेगी। वो घोलने लग जाएगी। ऐसा घोलने के लिए क्या करेगी, चम्मच घुमाएगी। मान लेते हैं चीनी का घुलना रिएक्शन का कंप्लीट होना है, ध्यान से सुनना। पानी और चीनी क्या है, रिएक्टेंट। क्या है, और नींबू पानी क्या है, तो चीनी प्लस पानी प्लस नींबू, ये क्या हो गया, थोड़ा मीठा मीठा, नमक भी डाल देंगे। बिना नमक के मजा नहीं आता मेरे ख्याल से नींबू पानी में। थोड़ा सा स्वादानुसार इसमें क्या डाल लिया हमने, नमक। तो क्या बोला था मैंने, चीनी प्लस पानी प्लस नमक, ये क्या है आपका, रिएक्टेंट। इनको मिला के आपका क्या तैयार हुआ, नींबू पानी। तो ये नींबू पानी क्या है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मुझे बताओ, दीक्षा ने लिया पानी लिया, पानी में नमक डाला, पानी में नींबू डाला, पानी में चीनी डाली। अब वो वेट करेगी क्या कि ये जब अपने आप मिलेगा मैं तभी देने जाऊँगा, तब तो मैं चले जाऊँगा उठ के, बुरा मान जाऊँगा। अरे बुरा मान जाऊँगा ना मैं। तो अब मुझे बताओ दीक्षा क्या करेगी, पानी घुमाने लगेगी। ऐसे पानी पकड़ेगी और ऐसे 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 घुमाएगी। हाँ, तो ऐसे भी घुमा सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी घुमा सकते हैं। मेन है पानी का घुमाना। ऐसे करते हुए दीक्षा पूरे किचन में अच्छी है, हाँ, हुला हुप करते हुए अच्छी नहीं लगेगी पानी के साथ। तो वो क्या करेगी, इसमें चम्मच डाला और चम्मच को क्या किया, स्टिर किया, कट 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 कट। जैसे ही वो चम्मच घुमाने लगी क्या होगा, घुल जाएगा, नींबू पानी अपना तैयार। वैसे ही कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्या सीख मिली इससे? कुछ नहीं। देखो ये मैं बता तो रहा हूँ, मैंने गलत सुन लिया बंदा। ये वो बंदे हैं जो भगा देंगे घर से अपने, नहीं है मना कर दो सर, दीक्षा घर पे नहीं है। क्या सीख मिली, बोलना पड़ेगा। देखो ये क्या
अच्छा नींबू पानी बोल रहा है ना। हर रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट जरूरी होता है। हर रिएक्शन के लिए नहीं, हर रिएक्शन के लिए ऐसा तो मैंने कभी बोला ही नहीं कि हर रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट जरूरी होता है। रिएक्शन के लिए हाँ, क्या सीख मिली तुम्हें से? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? सब मॉरल, हाँ मेहमान घर पे है, तुम अकेला पानी नहीं पीती। मैं यार बड़ी दिक्कत है आपके साथ, हैं? ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, सही कह रहा है वो, मेहमान अगर घर पे आया है तो चीनी घोल लो जल्दी जल्दी, अगले बंदे को बुरा लग सकता है, उठ के चले आए, है ना। सो अब मुझे बताओ कैटलिस्ट कौन था इस पूरी कहानी में? चम्मच। सर पानी का मोशन। इस पूरी कहानी का कैटलिस्ट कौन था? हाँ दीक्षा, तुमने बनाया था नींबू पानी, बताओ। सर स्पून। हाँ, सर पानी का मोशन। शक्कर। नहीं तो हाँ, चम्मच। तो आंसर है चम्मच। तो चम्मच इस पूरी कहानी में कौन था? कैटलिस्ट। अच्छा ये बताओ, जो नींबू पानी बन के आया उसमें चम्मच तैर रही थी क्या? चम्मच थोड़ा स्टील फॉर्म में तैर रही थी क्या? तो आंसर है नहीं। अच्छा क्या चम्मच रिएक्शन के अंदर गई नहीं थी? गई थी। क्या उसका नींबू पानी में प्रेजेंस है क्या चम्मच का? मैं पानी पी रहा हूँ यार, ये स्टील से क्या लग रहा है? तो ऐसा तो नहीं होने वाला मेरे ख्याल से, है ना। तो दिस इज कैटलिस्ट। वो केमिकल रिएक्शन में जाएगा तो, बट प्रोडक्ट साइड पे अपनी प्रेजेंस को शो नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ आवर कैटलिस्ट वर्क। और ये चीज़ याद रखना जो तुमने बोला कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मुझे सिर्फ पानी में अगर नींबू घोलना है तो घुल जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना, हल्का सा वेट करना है बस। अब वो बात अलग है, उसमें भी उंगली चला देते हैं क्योंकि हमारी आदत है, बट उसके लिए अगर हम 2, 4, 5 सेकंड 10 सेकंड का वेट करेंगे तो नींबू घुल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं नींबू को घुलने में। आया समझ में? क्लियर हुआ? कैटलिस्ट क्लियर हुआ? अच्छा, कभी कभी ना इस रिएक्शन सॉरी एरो के नीचे भी कुछ ना कुछ लिखा रहता है, उसका नाम क्या है? प्रमोटर्स। क्या नाम है? स्पेलिंग गलत हो सकती है, P O I don't know, ठीक है, स्पेलिंग में मत जाना। चलो, प्रमोटर्स। कैटलिस्ट के नीचे भी कुछ ना कुछ लिखा रहता है, एरो के नीचे। हालांकि उनको कैटलिस्ट ही बोलते हैं, वो भी एक तरीके से कैटलिस्ट है, बट प्रमोटर्स का काम क्या होता है? सॉरी, प्रमोटर्स का काम होता है कैटलिस्ट को जगाना। कैटलिस्ट डाला, कभी कभी कैटलिस्ट रिएक्शन में जाके काम नहीं करता, तो वो कैटलिस्ट काम करे इसके लिए हम एक तीसरा सब्सटेंस डालते हैं जो क्या करेगा? कैटलिस्ट को जगाएगा, भाई उठ जा, काम करना है। तो वो जो जगाने गया है ना, उसका नाम क्या होता है? प्रमोटर्स। क्या होता है? क्लियर हुआ? तो प्रमोटर्स का काम क्या होता है? कैटलिस्ट को एक्टिव करना ताकि वो अपना काम चालू कर सके। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत? पक्का? रिएक्टेंट क्लियर हुआ? प्रोडक्ट क्लियर हुआ? हाँ, तुम्हारा यार तुम यहाँ, अबे साक्षात भगवान खड़े हैं तुम्हारे सामने, तुम्हें मूर्ति पूजा पे, अब यहाँ देख लो। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, एरो का मतलब क्लियर हुआ? एरो के ऊपर जो लिखा जाता है उसका मतलब क्लियर हुआ? एरो के नीचे जो लिखा जाता है इसका मतलब क्लियर हुआ? सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एनी केमिकल इक्वेशन। आया समझ में? अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। नोट्स में भेज देना, क्या? नोट्स में भेज देना। तो लिखना तो तभी पड़ेगा क्या? तो सर तब लिख लेंगे सर, आगे बड़ा मैं यार है, लिखोगे नहीं मतलब तुम? स्कूल में सर वैसे ही बहुत ज़्यादा लिखाते हैं, छोड़ दो फिर, छोड़ दो स्कूल। ठीक है, चलो। अच्छा एक चीज और, एक बहुत बेसिक चीज जो हमें इसमें पढ़नी है, केमिकल रिएक्शन ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन एक लॉ पे काम करती है। इस लॉ के बारे में हमें मिस्टर गौरव शर्मा बताएंगे। सर सर अब ये बताएगा सर बना के
था ना। अरे बहुत टाइम है अभी बाहर, ये गलत है वो टेस्ट दे रहा है बेटा अपना। ओ सर चलो क्लियर है। हाँ क्या पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ तो कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन ऐसे ही मुंह उठा के नहीं बन जाती, उसमें एक लॉ लगता है। क्या होता है वो लॉ? सर ये बता रहा था। हाँ मिस्टर गौरव शर्मा बताने आ रहे थे। यस मिस्टर गौरव शर्मा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो लॉ लगता है उसका नाम बताओ। अरे वो वाला मास दोनों से बराबर क्या बोलते हैं उस लॉ को? राज बताएगा। बड़ी दिक्कत है यार, पूरा साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें, और ये बच्चों वाली चीज़ नहीं आ रही तुम्हें। हाँ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ दूसरा वाला याद नहीं आ रहा है। जो मेन था तुम्हें वही याद नहीं है यार। याद आया। हैं पूरी दुनिया का बता रहे, तुम्हें मेन चीज़ तुम्हें बताई। बताइए लॉ ऑफ इक्वल मास। चप्पल लाया भी भारी वाली। हाँ सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आया समझ में? तो इसमें जो लॉ लगता है उस लॉ, भाई साहब क्वेश्चन बनता है याद रखना। गरीब होता है गरीब होता हम ठंडी में बैठा देंगे, पैसे देने पड़ते हैं, पैसे देके बैठे हैं यहाँ पे सब। है के लिए उधर मैं बता रहा हूँ क्या एक बोल कोने बैठा हूं हमारा दोस्त बड़ा में नहीं बैठा था अभी। यार आप यहीं खड़ा हुआ है, आओ यहीं खड़ा हुआ बगल में, जाओ अकेले नहीं हो तुम, जाओ सर डीओडी। ठीक है। तो जो लॉ इसमें जो काम करता है उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा ये कहता क्या है? हाँ व्हाट इज लॉ? तुमने भी तो पढ़ रखा है 9th क्लास में। पढ़ा है ना हाँ तो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? सर। ये मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। आया समझ में? सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction। अब इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा मैं नींबू पानी बनाने आ रहा था, दीक्षा 100 ग्राम पानी था, 10 ग्राम चीनी थी और 5 ग्राम अपना मीठा मीठा नींबू था। तो बताओ नींबू पानी कितने ग्राम बनेगा? सर 115 ग्राम। 116 नहीं हो सकता, नो सर। 114 नहीं हो सकता। सर अगर बीच तुमने चला बनाया नींबू पानी, बताओ सर अगर एक दो बीच चले गए यार। तुम यार बिल्कुल ही मतलब एक दो बीच चले गए तो तुम अब भाई साहब उसको निकाल नहीं सकते बीच को। सर सर आपने बोला कि 116 नहीं तो तुमने बीच का ऐड कर दिया उसमें। भाई साहब हम ही नहीं है। तो आंसर है अगर मैं 100 ग्राम पानी ले रहा हूँ, ठीक है 100 ml बोलेंगे वैसे तो, 100 ml पानी ले रहा हूँ, 10 ग्राम अपनी शुगर ले रहा हूँ, 5 ml अपना नींबू का जूस ले लिया, तो हमें मालूम है 115 ही बनेगा। उसका रीज़न ना तो हमने कुछ एक्स्ट्रा लिया था, ना हमने कुछ एक्स्ट्रा उसमें से निकाला था। तो जब मैं 100, 10 और 5 ये सारा अमाउंट ले रहा हूँ तो मुझे मालूम है 115 ही बनने वाला है। इससे कम नहीं बन सकता कभी, इससे ज़्यादा तो कैसे भी नहीं बन सकता। सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मास, कि आपने जितना मास लिया उतना ही मास आपको मिला। रिएक्टेंट साइड पे लिया था ना आपने पानी, नींबू और चीनी, ये रिएक्टेंट हो गए आपके। प्रोडक्ट में नींबू पानी, शिकंजी, ये प्रोडक्ट हो गया आपका। यहाँ पे वेट कितना था रिएक्टेंट साइड पे 115 और प्रोडक्ट साइड पे 115 आया समझ में? सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी आप जितना लोगे उतना ही बनेगा, उससे ज़्यादा उससे कम कभी नहीं हो सकता। तो हमारी जो रिएक्शंस होती हैं, हमारी जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, वो किस पे काम करती हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16 32, यहाँ पे भी कार्बन कितने हैं? अब मल्टीप्लाई मत कर जाना, बिल्कुल ही गणित घुसा दो इसमें। सर ये कुछ नहीं है कि बीच में मल्टीप्लाई कर दो, 12 into 32 मास है, ऐड करते हैं मास, मल्टीप्लाई नहीं करते। 12 plus 32, so the answer is 44 now you can see you have taken 44 gram of carbon
एंड ऑक्सीजन, मतलब कंबाइन, कार्बन और ऑक्सीजन उसमें कंबाइन था। और प्रोडक्ट में भी क्या मिला, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में, जिसका मास कितना था। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हर रिएक्शन इसी पे काम करेगी, इसी पे बनेगी, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो ये फॉलो ना करे। और जो करती हैं ऐसी रिएक्शन को, उनका नाम हमने क्या रखा है, स्केलेटल। क्या रखा है, स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन मतलब टूटी फूटी इक्वेशन, यानी ऐसे इक्वेशन एग्जिस्ट करती नहीं। ये आपकी गलती की वजह से होगा, आपने कहीं 2 लगाना छोड़ दिया, कहीं 4 लगा दिया, जहाँ 3 लगना था वहाँ 5 लगा दिया। इस टाइप के जब आप गलती कर दोगे तो स्केलेटल इक्वेशन तैयार होगी। आया समझ में, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम करती है हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन। एनी डाउट, लिखें आगे अब। चलो, तो ये था हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन ही था बेटा, ये हमने हालांकि 1-2 पेज पढ़ लिए हैं स्टार्टिंग के, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। अब उसको लिख लेते हैं। क्या तुम बंद करने जा रहे थे इसको? अरे मैंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं है तुम्हारा। चलो हैरिंग डालो, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इसमें लिखो, changes in which no new chemical substances are formed. Changes in which no new chemical substances are formed. Changes in which no new chemical substances are formed is called, no new chemical substances are formed is called physical change. Is called physical change. ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस लिख लो इसका एग्जांपल। वो केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज में आएगा बेटा, ठीक है। हाँ, क्या बता रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस। और भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, है ना, चीनी का पानी में घुलना। क्योंकि हम दोबारा से चीनी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। चलो ठीक है, तो ये था हमारा फिजिकल चेंज। तो इसके बारे में बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, तो ज़्यादा इसमें घुसेंगे नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इसमें लिखो, chemical changes are those changes in which new substances are formed. फालतू में फाड़ दिया यार, दो रखिए इसके अंदर। मैं सोचा था मजा आएगा खाके। हाँ तो सर अभी रख लो, फिर कर दिया कि नहीं वो फ्रिज में। सब फ्रिज में रखो। तो पहुँचते हलवा निकल जाएगा इसका। सर एक स्ट्रॉ ले आओ सर। वाह बेटा, ये तुमने सही कहा है। चॉकलेट। तुम चॉकलेट का शरबत बना रहे हो, तुम्हें स्टॉल लगा के पीऊँगा मैं। चलो, केमिकल चेंजेस में लिखो, इन विच केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। सर आप लिख नहीं रहे, लिख नहीं रहे, वेरी फास्ट। इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। एग्जाम्पल लिखो, क्या होगा इसका एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर। और बताओ, सर वो पेंट करना। ये भी हो सकता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, कॉमा, मेकिंग, कुकिंग ऑफ फूड, मेकिंग ऑफ कर्ड, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे।
बॉय अपना था यार। मैंने उसको बोला वो देखो बैठा तुम्हारा डीओजी बाहर। तो कहता सर मेरा डीओजी तो अंदर बैठा है। सर वो रेडी हो जी है। ठीक है, केमिकल चेंज क्लियर हुआ। ये सर उसमें ज़्यादा ना घुसते हुए आगे बढ़ते हैं सीधे। हेडिंग डालो। रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट में लिखो reactant is the side in which reactant is the side in which reactant is the side in which two or more than reactant is the side in which two or more than two elements reactant is the side in which two or more than two elements or compound reactant is the side in which two or more than two substance पहला वो ये बोला ना एलिमेंट्स और कंपाउंड। two or more than two substance are combined together ठीक है, are combined together is called reactant, is called reactant। सर वो क्या आता सर लाइन छोड़ के लिखने से क्या लाइन छोड़ के लिखने से वो क्या आता तो होता कुछ नहीं है, अच्छी दिखती है। अच्छा नहीं लगता है, बस लिखने को लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कौन रोक रहा है तुम्हें, है ना। बट जो एक ट्रेडिशनल चल गया है कि यार आपको बचपन में समझ में आता था जब हम छोटे थे, है ना, लाइन चिपका के लिखो, तो कितना गंदा लिखा है उसमें। ठीक है, तो लाइन चिपका के लिखोगे ज़्यादा सही रहेगा, मतलब थोड़ा इमेच्योर सा फील होता है मुझे देख के, बस ये है, इसलिए थोड़ा लाइन चिपका के सर लिखो। आज सर पहले से अच्छी राइटिंग लिख रहे क्या कह रहे हो? आज पहले से अच्छी राइटिंग लिख रहे नहीं ऐसे इतना नॉर्मल तो इतना लिखता हूँ मैं, थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। चलो कोई दिक्कत